Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK9 dear CS professional students corporate restructuring. जी हाँ, पार्ट फर्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर 6 which is very very important. सर सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं भाई, है तो है, क्या करें। अरे सुनो ध्यान से, एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस कर रहा हूँ लगातार, सो कोई सा सेशन मिस मत करो। ये सारे के सारे जबरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मतलब एग्जाम में ना भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वैल्यूएशन। जी हाँ, वैल्यूएशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में इसके लिए आपके नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। सो मेरे साथ में इन नोट्स को सीखो, समझो अच्छे से वैल्यूएशन के बारे में। एंड बहुत ही पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, बहुत हद तक है इस सेशन के अंदर लगभग 2 ऐसे खास क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो एग्जाम के लिए आ सकते हैं। वैसे ना इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, पूरा आ सकता है। सो अभी जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं बताता हूं कौन सा आ सकता है, ठीक है। सो पहले सीख लेते हैं वैल्यूएशन। अच्छा, आप समझो वैल्यूएशन, अगर किसी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, उस बिजनेस को चाहे वो मर्ज होने की बात हो रही हो, या उस बिजनेस के बारे में एक्विजिशन का बात हो रहा हो, डीमर्ज का बात हो रहा हो, या एक्विजिशन का बात हो रहा हो, अपने आप में ही ये बात समझ में आती है कि वैल्यूएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी एक्वायरर है या पार्टीज टू द अमलगमेशन है या मर्जर है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो पेमेंट करेंगे, ठीक है, कंसिडरेशन रखेंगे, चाहे वो शेयर एक्सचेंज करके हो या फिर वो कंसिडरेशन पे की जाए। ऑलराइट, इसके अलावा आप चाहे पब्लिक ऑफर लेकर आए, या आप बाय बैक करें, या प्रमोटर ओएफएस करे, डी लिस्ट होना हो, सेबी कभी और कर देता है, कभी कंपनी से की रिक्वायरमेंट आती है, कभी इनकम टैक्स के अंदर की रिक्वायरमेंट आती है, कभी एनसीएलटी के ऑर्डर्स होते हैं वैल्यूएशन करवाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स होते हैं फॉर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन और मर्जर, उनके लिए वैल्यूएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। सो बहुत सारी चीजें हैं जिससे अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या कैसे हमें याद करना है, देखो पहले ना ध्यान से सुनो, यहां पर तुम्हारे लिए कुछ पॉइंट्स बनाए, ठीक है। एंड आई सजेस्ट कि यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपने बाद में अपने कहीं भी नोट करते रहें, ठीक है, जहां भी अपने नोट्स आप बना रहे हैं। मेरा पर्पस हमेशा ये रहता है कि मॉड्यूल से पढ़ो, नोट्स बना लो। नोट्स तुमसे नहीं बनते, मैं बना देता हूं, तुम उसे कॉपी तो कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए सीखते हैं। अब अगर हम बात करें वैल्यूएशन प्रोसेस का, ध्यान सुनना, वैल्यूएशन प्रोसेस का हम बात करें तो वैल्यूएशन जो प्रोसेस है ना, ध्यान सुनना, वैल्यूएशन जो प्रोसेस है वो यहां पर मैंने उसके 4 कुछ खास बातें निकाली हैं जो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा, और कैसा आएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। सो अगर आ जाता है तो हम 4 बातें लिख के आएंगे। जैसे क्या करेगा, पहला बात कहता है इट डिटरमाइन द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ अ कंपनी। बहुत सिंपल सी बात है, मर्जर है, अमलगमेशन है, एक्विजिशन है, टेक ओवर की बात की जाए, हाँ, डीलिस्ट कराने की बात की जाए, आपको लोन लेना है सिक्योरिटीज के लिए तो वैल्यूएशन आ जाएगा, आपको डीलिस्ट होना है तो वैल्यूएशन होगा, डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स हैं भाई, एग्जिट कर रहे हैं, उनके लिए वैल्यूएशन आ जाएगा, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया है, वैल्यूएशन आ जाएगा। तो वैल्यूएशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये क्या करता है, फर्स्ट इट डिटरमाइंस द, वैल्यूएशन प्रोसेस क्या करता है, डिटरमाइंस द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द कंपनी। रिपीट द सेंटेंस, क्या डिटरमाइन करेगा, इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द कंपनी। फिर कह रहा है जो बेस्ड होता है किस पे, बेस्ड ऑन बिजनेस मॉडल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस मॉडल डिपेंड ऑन कि आपका बिजनेस कैसा है, आपका बिजनेस ऑफलाइन है, आपका बिजनेस ऑनलाइन है, या दोनों ही प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल, वैल्यूअर फोकस ऑन, वैल्यूअर की क्या फोकस करता है, 4 चीजों पे वैल्यूअर फोकस करेगा। कंपनी का मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्यूचर अर्निंग्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। 4 इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ वैल्यूअर का फोकस रहता है। किस तरफ, वो देखता है कंपनी जिसकी वैल्यूएशन की जा रही है उसका मैनेजमेंट कौन सा है। सो कंपनी मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों ही टर्म्स में उसका शेयर कैपिटल एंड ऑफ कोर्स उसका डेट कैपिटल, दोनों देखा जाएगा। पता लगा डेट बर्डन ज्यादा है तो अपने लिए तो बेकार हुआ ना। फिर फ्यूचर अर्निंग्स किस तरीके की हैं, खास तौर से उसका कैश फ्लो एग्जामिन करके, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो पहला पॉइंट हम याद कर रहे हैं, याद रखना, अच्छा खासा पैराग्राफ रेडी करवा दूंगा, तुम पॉइंट्स में याद करो एक बार बस,
वैल्यूएशन प्रोसेस क्या डिटरमाइन करेगा? डिटरमाइंस द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द कंपनी। मेरे साथ बोलना है, शर्माना नहीं, अपने कमरे में गाँव ही बैठ के तुम पढ़ रहे हो ना, बोलो। ऑलराइट, डिटरमाइंस द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द कंपनी। इट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द कंपनी। कैसे डिसाइड होगा? बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेस्ड ऑन बिजनेस मॉडल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑलराइट, वैल्यूअर 4 खास बातों पे ध्यान देता है, इसके अलावा 5 भी हो सकती है, लेकिन 4 तो होंगी ही होंगी। कौन सी? फर्स्ट, वैल्यू फोकस ऑन कंपनी मैनेजमेंट। दूसरा, कैपिटल स्ट्रक्चर। थर्ड, फ्यूचर अर्निंग्स कैसी होंगी। एंड द फोर्थ, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। पकड़ में आया? पहला पॉइंट अच्छे से याद हो गया? क्लियर है एकदम? अच्छा सर, इकोनॉमिक वर्थ हमने डिसाइड कर लिया। अब मेनली पर्पस क्या है? पर्पस है डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ बिजनेस बाय फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। क्या कह रहे हैं कि वैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या है? ताकि ट्रू वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाए, ट्रू वैल्यू ऑफ बिजनेस, ताकि क्या हो सके। अच्छा, कौन करेगा सर? ये फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जनरली आप लोग जानते होंगे जो वैल्यूअर होगा वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है। कौन होता है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है। ठीक है, यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। याद रखना इस बात को। ठीक है, अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग तरीके से भी बताया गया है, बट रजिस्टर्ड वैल्यू जब हम बोलते हैं तो इसके ऊपर पूरा क्लास किया हुआ भाई वैल्यूअर पे तो मैंने, और लेकिन बताने के लिए कह रहे हैं जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर है जहां पे नाम लिया रहा है इसका फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। सो क्या करते हैं? डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ बिजनेस। डिटरमाइन ट्रू वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो इकोनॉमिक वर्थ पता लगना चाहिए, फिर आपको उसका ट्रू वैल्यू पता लगना चाहिए। क्या करें? ट्रू वैल्यू ऑफ द बिजनेस। याद रहेगा? चलो आगे देखते हैं। फिर आता है पॉइंट थोड़ा मार लिए, क्या कर रहा है? वैल्यूएशन फॉर एंटायर बिजनेस डिपेंड्स ऑन कि पूरा बिजनेस ही एक्वायर हो रहा है, मार्च की बात होने वाली है, या हो सकता है कि सिर्फ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी ही को ही वैल्यू किया जाए। जैसे मान लीजिएगा कंपनी के पर्टिकुलर एसेट्स को ही सेल करने का बात हो रहा है, या हो सकता है जब वहां पर बात तो 2 कंपनीज में और एक कंपनी के पास में डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस की ही बात कर रही है। सो डिपेंड्स ऑन कि या तो वो एंटायर बिजनेस या पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस को डिटरमाइन किया जा रहा होगा। वैल्यूएशन किस लिए होगी? वैल्यूएशन फॉर एंटायर बिजनेस और पार्ट ऑफ द बिजनेस। पॉइंट नंबर 3 याद हुआ? एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। वैल्यूएशन प्रोसेस में क्या देखा? डिटरमाइन द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द कंपनी। डिटरमाइन द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लस साथ साथ क्या कह रहा है? वैल्यू का फोकस किस चीज पे होगा? वैल्यू फोकस ऑन कंपनीज मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनीज मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्यूचर अर्निंग्स, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। सेकंड, इसका पर्पस क्या है? डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बाय मार्केट फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। प्लस थर्ड हमने क्या सीखा? क्या करता है? वैल्यूएशन फॉर एंटायर बिजनेस और फॉर पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। फोर्थ पॉइंट याद करेंगे फटाफट आओ। Valuation is done by analyzing the financial statement and cash flow and other market factors. Valuation तरीका क्या है? कहता है valuation done by analyzing the financial statements and cash flow। जी हाँ, cash flow से क्या पता लगेगा? Future earnings किस तरीके की हैं? Future earnings याद रहेगा? Future earnings, alright, future earnings। सो वो कैसे पता लगेगा हमको? उसका कैश फ्लो किस तरह का, उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा है, डिफरेंशियल मतलब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्शन करेंगे कि हमें फ्यूचर में कितना इससे कैश जनरेट हो सकता है। ऑलराइट, खास तौर से आपने पढ़ा भी होगा कि डिफरेंशियल कैश फ्लो जिसे हम लोग इंक्रीमेंटल कैश फ्लो भी बोलते हैं, जब कंपनी को नया प्रोजेक्ट का बात कर रहा होता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रहेगा। So valuation is done by analyzing the financial factors, क्या कर रहे हैं, financial statements and cash flow as well as other market factors। सिंपल है। अब अगर आपको ये बात पकड़ में आया तो मैं आपको बता दूं, आपका पैराग्राफ फर्स्ट के जो खास खास बातें थी वो सारी इसके अंदर मैंने कवर कर दी हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन आपको पहली लाइन से उठा के देते हैं। कैसे? जरूरी नहीं पहली लाइन से दें, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है। कहता है वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग economic worth of a company business based on its business model and external environment and supported with the reason and empirical evidences। कमेंट अभी आपसे ही पूछ लिया गया, अब इस जगह ये आता है तो आपको एलेबोरेट करना है जो पॉइंट्स आपको यहाँ सिखाए गए अभी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक बात और हमने छोड़ दी है जो कि मैं आपको लेना चाह रहा था, मैंने बीच बीच में बोल दिया है। क्या? वैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर टू फिक्स द वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी एक्सचेंज्ड। कब? जैसे मर्जर हो रहा है तब,
या कंसिडरेशन पे करनी फॉर एक्विजिशन, डीमर्जर है, मर्जर है, अमलगमेशन है, ऐसे टाइम पे तो जरूरत पड़ती है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, ये क्वेश्चन ही लिखा था मैं आप लोगों के लिए मैंने, बट ये स्टेट में चला गया, बात पकड़ में आ रहा है। तो वैल्यूएशन का जरूरत कब पड़ता है, जब आप मर्जर कर रहे हैं तब, एक्विजिशन की बात कर रहे हैं तब, डीमर्जर की बात हो रही है तब, अमलगमेशन हो रहा है तब। ये इंसिडेंट्स हैं कि मैंडेटरी है वैल्यूएशन करना, ठीक है। ऑल राइट सर। अब देखो एक यहां से पैराग्राफ आप लोगों के लिए लिया है, फटाफट देखते हैं। When it comes to a merger amalgamation, calculating swap ratio is at the core of the valuation process. swap का मतलब समझ में आ रहा होगा कि भैया एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना शेयर, कभी जैसे मर्जर की बात हो रही है, अमलगमेशन की बात हो रही है, तो हमें पता है कि एक्वायरिंग कंपनी और अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी, अब दोनों के बीच में शेयर एक्सचेंज रेशियो को देखा जाएगा। अब एक वैल्यूएशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, जब आपको पता लग जाएगा कि एक्वायरिंग कंपनी का शेयर का प्राइस है, तो एक्वायरिंग कंपनी उसके बदले कितना शेयर दे रहा है, बात समझो, बात पकड़ में आ रहा है ना। The ratio at which the shares of the acquiring company will be exchanged with the shares of the acquired company. If, for instance, our swap ratio is 1:2 means acquiring company will provide its one share for every 2 shares of the other company. मतलब acquired company, अब बात पकड़ में आ रहा है, खेल समझ में आ रहा है। एक्वायरिंग कंपनी, भाई मेरी औकात इतनी ज्यादा है वैल्यूएशन के बाद कि मेरे एक शेयर की कीमत पे तुम्हारे 2 शेयर आ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जिसके शेयर्स लिए जा रहे हैं उसके 2 शेयर के बदले हम 1 शेयर दे रहे हैं। ये कैसे पता लगा, वैल्यूएशंस क्या हो रहा है। चलिए ऑलराइट, देखो एक एग्जांपल यहां पे दे रखा है, ये कहता है वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल मोल्डिंग। फाइनेंशियल मोल्डिंग का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल्स टू कैलकुलेट और कंसीडर द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस। जैसे कैश डिस्काउंटेड है, कंसोलिडेशन मॉडल है, बजट मॉडल है ना, प्राइसिंग मॉडल है। ये कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, वैसे तो एग्जांपल दे रहे हैं, डिटेल में आगे जाएंगे भी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो गया, कंसोलिडेशन मॉडल हो गया, बजट मॉडल है, फोरकास्टिंग मॉडल है, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स। अब ये सर हर एक कंपनी पे ना डिपेंड है कि कंपनी किस नेचर का है, ठीक है, किस इंडस्ट्री से है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट भी रहेगा। आओ देखते हैं, देखो this financial model can be different for different entities as because one of the financial model for industry may not be suitable for another industry. Simple सी बात है। Now choice of model to use for the industry is subjective. Subjective का मतलब समझ में आ रहा है ना, it depends on the reasoning and justification of the method. आप क्यों ऑप्ट कर रहे हैं मेथड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। For example, recently Infosys decided to buy back its shares of rupees 13,000 crores. Under the buyback of arrangement, value per share was 1150 rupees, and this buyback was undertaken to improve the earning per share. अब ये पर्पस हो गया, समझ रहे हो, यहाँ पर पर्पस हो गया बायबैक का क्या, कि हम अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहते हैं, रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स व्हाइल सपोर्टिंग द शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ sluggish मार्केट कंडीशन। sluggish समझ में आता है ना, sluggish मतलब मार्केट हालत कैसा चल रही तब। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज का बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब ये फाइनेंशियल मॉडल हम अप्लाई करके देखेंगे तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर जाएगा। बात पकड़ में आया। अभी ना बहुत कुछ सीखना है हमको। सो पहले अभी उम्मीद कर रहा हूं कि तुमने ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। इसमें क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट नाउ अब जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ एक तुम्हें सिर्फ रीड कराने के कह रहा हूं ताकि तुम्हारा स्ट्रांगली रेडी रहे। पैराग्राफ नंबर 3 फटाफट आओ। In case of a merger, for instance, the assets value of can be determined both at a market price and cost price. A great deal depends upon the rationale of the parties to the transaction, and therefore it is important that the merging parties should first discuss and agree upon the valuation basis, approaches and method and techniques. क्लियर एकदम। ये पैराग्राफ जरूर रीड करवाना था तुमको। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आपने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा वैल्यूएशन का, ठीक है। अब देखो आओ, आइए वैल्यूएशन मोटिव। वैल्यूएशन के मोटिव 3 मोटिव इन्होंने जनरली यहाँ बताए हुए हैं। कहता है इधर प्योरली फाइनेंशियल हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, बिहेवियरल रीजंस हो सकते हैं। फाइनेंस जब हम बोलते हैं प्योरली फाइनेंशियल है, हम चाहते हैं, हम क्या कंसीडर करेंगे, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स को। जैसे कई बार क्या होता है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके साथ मर्ज होने का बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि उसके लॉस आपके लिए बेनिफिट में आ जाएंगे। सर उसके लॉस हमारे बेनिफिट्स में जाएंगे, भैया टैक्स एग्जम्पशंस मिल जाएंगी ना। आप समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या है, एक
प्योरली फाइनेंशियल हो गया। सो टैक्स की टैक्सेशन को लेके हो सकता है। एसेट्स स्ट्रिपिंग, आप चाहते हैं कि एसेट्स ही लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए है। जैसे जनरली कंपनीज आजकल, जैसे मैंने आपको कहा कि आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बिजनेस को मोनेटाइज कर देती हैं अच्छा खासा। अब ऐसे केसेस में मैं चाहता हूं उसका वो पर्टिकुलर पेटेंट हम लोग टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, तो वो एसेट्स स्ट्रिपिंग हो सकती हैं। और भी डिफरेंट एसेट्स हो सकती हैं, टेंजिबल एसेट्स भी स्ट्रिपिंग हो सकती हैं, ठीक है। करेक्टिंग द वैल्यूएशन एरर्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्विंग एन अटेम्प्ट टू ऑगमेंट द रिसोर्सेज। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज द रिसोर्सेज, इंक्रीज करना रिसोर्सेज बेस एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी चाहती है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करना, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को भी इंप्रूव कर सकता है। बात पकड़ में आ रहा है? तो मोटिव क्या हो सकता है? प्योरली फाइनेंशियल भी हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, जैसे बिजनेस को एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफिकेशन है, एड्रेसिंग पुअर परफॉर्मेंसेस। सो मे बी बिकॉज ऑफ, अब जैसे आपने कोई ब्रांड वैल्यू एक्वायर की है तो उससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। थर्ड क्या यहां पर कह रहा है? बिहेवियरल रीजन। बिहेवियरल रीजन का मतलब कहता है कि सपोज आप अपने आप को बड़ा होना देखना चाहते हैं, कंपनी का मेन मोटिव क्या है कि दे वांट टू बिग ग्रो। सो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है? बिहेवियरल रीजन हो सकता है। हैव मोर टू डू विद द पर्सनल एम्बिशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो यहां पर मोटिव हमको सिंपली बुद्धि में रखने क्या, 3 मोटिव हो सकता है, इधर फाइनेंशियल हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, या बिहेवियरल रीजन हो सकता है। वापस बोलूंगा कैसे हो सकता है? प्योरली फाइनेंशियल हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड में याद रखना डाइवर्सिफिकेशन है, एक्सपांशंस हैं बिजनेस के लेकर, या फिर कोई इंप्रूव द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। एंड लास्ट वन इज बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर क्या है? बिहेवियर रीजन के पीछे रीजन क्या है कि भाई टू ग्रो द बिग। ऑलराइट, चलिए अब देखो यहां पर और इंपॉर्टेंट चीज करती है, द डिसीजन क्राइटेरिया इन सच अ सिचुएशन वुड बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल कैश फ्लो समझना, हमेशा किसी नए प्रोजेक्ट की स्टार्ट कर रहे हैं आप तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका डिफरेंशियल कैश फ्लो है उसकी पोजीशन क्या है। अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है, जिसे हम कई बार ये भी बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है, तो कंपनी के जो भी, ऑफ कोर्स आप कैश फ्लो की बात करें तो किस पर्सपेक्टिव में ध्यान देने की बात करेंगे? उसकी ऑपरेटिंग, जी हाँ ऑपरेटिंग। अब उस ऑपरेशन से उसको जो कैश फ्लो जनरेट हो रही है वो क्या इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो है। अगर वो पॉजिटिव कैश फ्लो है तो ऑफ कोर्स आपके लिए, आपके नए प्रोजेक्ट में वो हेल्पफुल होगा। तो कहता है कि डिपेंड्स ऑन, कि एक बार कहीं ना कहीं इस बात पे भी डिपेंड करता है, मोटिव जो कह रहे हैं, मोटिव ऑफ द वैल्यूएशन क्या है? डिपेंड ऑन किस चीज पे? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल कैश फ्लो। डिफरेंशियल कैश फ्लो को इंक्रीमेंटल कैश फ्लो भी बोलते हैं। मैं उन्हें बता रहा हूं जिन्हें नहीं पता था, नोट कर लीजिएगा। Now, these differential cash flow would therefore be the limit on the premium which acquirer would be willing to pay. अब ये भी तो मजे की बात है। अब मुझे पता इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है, तो इससे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस की वैल्यूएशन में प्रीमियम ऐड कर देगा। पत पकड़ में आ रहा है ना, कि मुझे लगता है कि इसके मेरे को इतना बेनिफिट होगा। अगर दिख रहा है प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है डिफरेंशियल कैश फ्लो का, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू नो व्हाट आई विल एबल टू पे मोर फॉर दैट। सो दैट्स वर्ड यूजेस प्रीमियम। ऑलराइट, ऑन द अदर हैंड इफ एक्विजिशन इज मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल कंसिडरेशन, मतलब टैक्सेशन और एसेट स्ट्रिपिंग का काम है हमारा, बस हम क्या, हमारा पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल यहां पर कंसिडरेशन देखी जाएगी। मतलब मोटिव क्या है एक्विजिशन का? फाइनेंशियल कंसिडरेशन, जिसमें टैक्सेशन बेनिफिट्स लेने हैं या एसेट स्ट्रिपिंग करनी है। द expected financial gain would form the part of the premium over and above the price of the physical assets, of course, in the company. So the cash flow from the operation may not be the main consideration in such situations. क्योंकि यहां पर क्या हो गया, अब आपको भले ही ऑपरेशन से कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा हो, लेकिन अगर आपकी एक्विजिशन जो है, बिजनेस एक्विजिशन जो है वो मोटिवेटेड है, मतलब उसका रीजन है क्या है, मतलब बिजनेस एक्विजिशन का पीछे रीजन क्या है? रीजन है फाइनेंशियल कंसिडरेशन, मतलब टैक्स बेनिफिट्स लेना, एसेट स्ट्रिपिंग करना। तो जो भी प्रीमियम होगा वो अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स होगा। कैसे कि एसेट्स, फिजिकल एसेट्स में कितना प्रीमियम आ रहा है उसकी वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। फिर कंपनी का फोकस कहां जाएगा कि उसे कैश फ्लो ऑपरेशन से कितना बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल उसका एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, जो एग्जांपल दे रहे हैं समझो, ऐसा पेटेंट है जो उसी के पास ही है भैया और किसी के पास है नहीं वो, और वो अब मेरा मेन मोटिव क्या है? उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना। उसका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बड़ा स्ट्रांग है, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए उसका, तो मुझे मेरा फोकस प्रीमियम पर कहां रहेगा? उसकी एसेट्स एक्विजिशन की तरफ में, ना कि उसके कैश फ्लो की ऑपरेशन से होने वाले बेनिफिट्स तरफ। Similarly, a merger with the financial structuring as an objective will have to be valued mainly in the terms of financial gain. It would have, however, not easy to determine the level of financial gains because the financial gain would be function of the, of course, depends on resources. तो कोई आप exactly तो नहीं कह सकते कि financial gain कितना होगा, ठीक है?
यूज टू दो रिसोर्स पुट। फाइनेंशियल गेन किस ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मोटिव भी क्लियर हुआ होगा। मोटिव, ठीक है, मोटिव में हमने 3 चीज देख ली। ये मोटिव में क्या हो सकता है भैया, प्योरिटी फाइनेंशियल हो सकता है, या फिर बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, या फिर लास्ट वन इज बिहेवियरियल। अब यहां था सिचुएशंस व्हेन रिक्वायरिंग, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे, एक और बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कौन कौन सी सिचुएशन है जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंटरप्राइजेस करना जरूरी है। सर कैसे याद करूं इतने सारे पॉइंट्स, कुछ नहीं है, लो आ गया। 5 मिनट का खेल है बस, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि इजी हो जाए, ठीक है। समझाओ फटाफट, समझो क्या कह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब आपको वैल्यूएशन करवाना शेयर्स का हो या एंटरप्राइजेस का हो, डिपेंड ऑन द ट्रांजैक्शन, मैंडेटरी हो जाता है, करवाना ही पड़ेगा जी। जैसे एट द टाइम ऑफ आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, आप लोग जानते होंगे जब प्रमोटर्स ओएफएस करते हैं या जिनके पास ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स हैं, व्हेन दे डू ओएफएस, तब वैल्यूएशन करा जाता है। खास तौर से प्रमोटर की याद रखिए, प्रमोटर जब अपने ऑफिस करता है तो मैंडेटरी है। So at the time of IPO, FPO, all right, या OFS, इनवाइट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। जब प्रमोटर ना, कंपनी का प्रमोटर क्या करता है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को इनवाइट करता है कि भाई तू इन्वेस्ट कर दे, किसमें, आईपीओ में इन्वेस्ट कर दे, एफपीओ में इन्वेस्ट कर दे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कर दे, या फिर राइट इश्यू में कर दे। ऐसे केसेस में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स से जानना चाहता है कि भैया एंटरप्राइजेस की वैल्यू क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर वैल्यूएशन ही अच्छी नहीं है तो क्यों स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। सो याद रखेंगे, व्हेन अ प्रमोटर इनवाइट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स टू मेक द इन्वेस्टमेंट्स इन आईपीओ हो सकता है सर, एफपीओ हो सकता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स में हो सकता है, राइट इशू में हो सकता है। दूसरा याद हुआ, तो पहला याद किया हमने आईपीओ एफपीओ टाइम पे, ऑफिस टाइम पे, ऑफिस किसके केस में कह रहा हूं, प्रमोटर जब करेगा। ऑलराइट सर, या इन्वेस्टमेंट करना इन जॉइंट वेंचर्स, ऑफ कोर्स अब सामने वाली पार्टी की वैल्यू पता होगी तभी तो जॉइंट वेंचर्स करोगे आप। बात पकड़ में आ रहा है, क्योंकि अभी दोनों में एग्रीमेंट होगा और वो फाइनेंशियल एग्रीमेंट होगा तो दोनों के दोनों अपने कंट्रीब्यूशन करेंगे तो भाई पता तो होना चाहिए ना वैल्यूएशन, जब जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना है। ऑलराइट सर, तो पहले याद हुआ आईपीओ एफपीओ, सेकंड हमने याद किया क्या, इनवाइट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टमेंट तो आप समझ में आ रही होगी, ठीक है। नाउ पब्लिक ऑफर, एक्विजिशन की बात जब भी आएगी, जी हाँ हम लोग जानते हैं पब्लिक ऑफर, तो पब्लिक ऑफर के अंदर वैल्यूएशन फिर डिटरमाइन की जाती है, याद होना चाहिए। डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। ऑलराइट, बायबैक एंड डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के टाइम पर भी हम लोग बायबैक और डिलिस्टिंग टाइम पे भी वैल्यूएशन की जाती है। मर्जर हो रहा हो या डीमर्जर हो रहा हो या स्टैट्यूटरी ऑर्डर ही हो, भाई अथॉरिटी ने कहा कि भैया वैल्यूएशन करवाओ, सेबी ने ऑर्डर दे दिया वैल्यूएशन करवाओ, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला वैल्यूएशन करवाओ, सब करवाना पड़ेगा, क्या करें सर। ये एनसीएलटी कह रहा है भाई वैल्यूएशन करवाइएगा। ऑलराइट, अभी तुम चाहो ना तो पॉइंट देना चाहो तो पॉइंट दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने मिक्सअप भी कर दिए, याद रखना कुछ मिक्सअप कर दिए, 8 9, ओहो डबल हो रहा, नहीं 10 11 एंड 12, कुछ मैंने मिक्सअप कर दिए हैं तो इसलिए घबरा मत जाना देख कर। चलिए हाँ, ये अरे याद करना है, हाउ फटाफट से, इतना सिंपल सा यार। हाँ इतना, इसमें भी किस घबरा रहे हो कुछ ना। ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, या फिर रिक्वायर्ड हो सकता है कब, जब कंपनीज एक्ट में कहा जा रहा है, सेबी के सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर टेकओवर कोड में कहा जा रहा है, फीमा के अंदर बोला जा रहा है। अब होता ही है कई बार कंप्लायंसेस करने होते हैं, खासतौर से फॉरेक्स के केस में जब आप इशू कर रहे हैं सिक्योरिटीज को, कब आपने नॉन रेजिडेंट्स को आप इशू कर रहे हैं सिक्योरिटीज, इन दैट केस आरबीआई क्या बोलता है वैल्यूएशन करवाओ। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, या फिर बायबैक, सेबी बायबैक। नाउ ट्रांसफर एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर आर्टिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, या ब्लॉक शेयर्स अब परचेज कर रहे हैं तब। ऑलराइट, या कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू शेयर्स, जब कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू शेयर्स करते हैं, या एडवांस लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी, बैंक से फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे, भैया हमारा सिक्योरिटी के बदले हमको क्या दे दो, हमको लोन दे दो, तो बैंक ऐसा थोड़ा ना दे देगा, कहेगा वैल्यूएशन बता कितनी है। बात पकड़ में आ रहा है। So these are some of the reasons because of that valuation becomes most important and essential, कराना ही पड़ता है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से, ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा। ऑलराइट, एक बार बोल लीजिएगा, आईपीओ एफपीओ के टाइम पे होना है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करना तब होना है, जेवी के लिए इन्वेस्टमेंट करें तब होना है, बायबैक करें, डीलिस्ट करें तब होना है, या पब्लिक ऑफर करें एक्विजिशन का तब होना है। कंपनीज एक्ट में बताया गया है, सेबी में बताया गया है,
इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रहा है तब करना है, इसके अलावा फेमा में करना है, ठीक है, और एनसीएलटी का ऑर्डर है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का ऑर्डर है, तब करना पड़ेगा। मर्जर है, डी मर्जर के टाइम पे करना है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज पर द आर्टिकल्स अगर किए जा रहे हैं, परचेसिंग ऑफ ब्लॉक शेयर्स की बात की जाए, कन्वर्जन ऑफ दैट इनटू शेयर्स है तब भी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं। लोन दिया जा रहा है अगेंस्ट सिक्योरिटी तब भी वैल्यूएशन होगा, या और कोई बाकी आपको सारे कर लिए। हाँ, एक बार बताया था ना तुमको कि अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी जब अमालगमेशन में ये लोग स्कीम में एग्री नहीं करता है तो इनका डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स का भाई इनको पैसा दिया जाता है, एग्जिट करवाया जाता है, तो ऐसे केसेस में भी वैल्यूएशन करवाते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए नाउ अगेन एक क्वेश्चन सामने फिर भाग कर आ गया, बोला वेक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द वैल्यूएशन। बड़ी मजेदार चीजें भी देखो, यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं क्वेश्चन के फॉर्म में भी बेटा। Valuing business requires a determination of its future earnings potential and the risk inherent to those future earnings. In the light of this statement, ऐसा क्वेश्चन बन गया। In the light of this statement, discuss the factors which influence the valuation. All right, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। Now, the process of arriving at this value includes a detailed analysis of its mix of physical and intangible assets, general economic and industry conditions, and these are some major factors. There are two different type of factors, which are these are the major factors. Exam में आ सकता है what are the major factors influence the valuation, and what are the silent. दोनों अलग अलग याद रखना। मेजर में जैसे डेट इक्विटी रेशियो देखो, डेट इक्विटी शेयर रेशियो है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, ठीक है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। कई बार ऐसा होता है ना कि जो बिजनेस जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बहुत स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज होता है, सो ऐसे केसेस में वैल्यूएशन वहां पर समझ रहे हो ना, टेक्नोलॉजी केसेस में एक चीज अगर आउटडेटेड हो गई तो उसका वैल्यूएशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, कस्टमर बेस प्लस एरियाज ऑफ ऑपरेशंस। डिपेंड ऑन एरिया का मतलब यहाँ पे जनरली हम देखेंगे ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी कंसीडर करेंगे। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट टीम एंड इट्स कॉम्पिटेंसी। भैया मैनेजमेंट टीम बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। लिटिगेशन, डिस्प्यूट्स एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। आओ एक बार याद कर लेते हैं, ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द वैल्यूएशन। ध्यान रखना इस बात का, आ सकता है, छोड़ना नहीं है। कौन कौन से होंगे, सिंपल सा वैसे भी लग रहा है तो उसमें कोई सा भी डिफिकल्ट है, लग रहा है नहीं ना। कौन कौन सा हो सकता है, डेट इक्विटी रेशियो, बोलो मेरे साथ में, डेट इक्विटी रेशियो हो सकता है सर। नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे, कस्टमर बेस, वापस तीनों रिवाइज करेंगे, वापस तीन वापस रिवाइज करेंगे। बोलो 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 बोलो, डेट इक्विटी रेशियो हो सकता है सर। इसके अलावा हो सकता है नेचर ऑफ बिजनेस प्लस कस्टमर बेस, एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइएगा, और उसका मैनेजमेंट टीम कौन सा है, उसकी कॉम्पिटेंसी किस तरीके की है। पता लगा मैनेजमेंट टीम की कॉम्पिटेंसी नहीं, कॉम्पिटेंसी वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कोई आरटी एक्सपर्ट है, कोई फाइनेंस एक्सपर्ट है, कोई लीगल एक्सपर्ट है, तो कॉम्पिटेंसी हुई। सबके सब फाइनेंस एक्सपर्ट है, बाल खींच लेंगे आपस में, तो कॉम्पिटेंसी नहीं हुई ना। कॉम्पिटेंसी के लिए क्या होना चाहिए कि कोई डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर एक्सपर्ट्स हो। सो मैनेजमेंट टीम एंड इट्स कॉम्पिटेंसी प्लस लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट्स एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। एक बार और यार, मुझे लग रहा है आ सकता है, इसलिए करवा रहा हूँ बार बार, तो मेरे को मजा आएगा बार बार बोलने में, मेरा तो एनर्जी खराब होता है ना। चलो आओ, डेट इक्विटी रेशियो, नेचर ऑफ द बिजनेस, कस्टमर बेस, एरिया ऑफ ऑपरेशंस, ऑडिट। अरे सुनो एक बात और, मैं यहाँ पर एलिबरेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उम्मीद है कि तुम लोगों को बेसिक चीजें पता होंगी, मैं तो सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन अगर लगता है ना किसी को बाई चांस कि सर मुझे लिटिगेशन डिस्प्यूट समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी, घबराना नहीं है, व्हाट्सएप पे भेज देना है ना, कि इनका व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उसको भेज देना। नेक्स्ट फ्रेंड्स को बोल रहे हैं बात, operation, audited financial statement, management team and its competency, litigation disputes and the related party transaction. चलिए, let's understand some of the other silent factors. अब एग्जाम में हो सकता है साइलेंट फैक्टर्स पूछ ले, तो ये ध्यान रखना, इसलिए भरोसे मत रखना कि तुम मेजर फैक्टर लिखाओ, मार्क्स नहीं मिलेगा। साइलेंट फैक्टर्स कहता है, बोला स्टॉक एक्सचेंज प्राइस ऑफ द शेयर्स। अब कब कह रहा है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशन और अनाउंसमेंट ऑफ द बिड। बहुत फर्क पड़ जाता है वैल्यूएशन पे। जी हाँ, एक बार खबर आ गया मार्केट में कि मर्जर के बाद खबर आ गया, किशन खबर आ गया, तो स्टॉक मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे पहुंच जाते हैं अच्छे खासे। सो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइसेस का बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द नेगोशिएशन एंड और एट टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द बिड। स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस, डिविडेंड पेड ऑन द शेयर्स, दीज आर साइलेंट बट बिकॉज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं ये। डिविडेंड पेड ऑन द शेयर्स है, रिलेटिव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टू कंपनीज, ये भी देखेंगे। टू कंपनीज की बात कर रहे हैं, दो कंपनीज का रिलेटिव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, एटलीस्ट क्योंकि उस इंडस्ट्री से आपको आइडिया लग जाता है ना। या कह रहा है रिलेटिव गियरिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ टू कंपनीज। रिलेटिव गियरिंग का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियस एंड डिबेंचर्स
इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स से। बात पकड़ मारे, गियरिंग कि कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर्स का अमाउंट कितना है कंपैरेटिवली प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑफ टू कंपनीज, यहाँ पे एटलीस्ट इंडस्ट्री में दो कंपनी मतलब कंसीडर करना है फैक्टर्स उसके साथ कंपेयर करने के लिए। एंड वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मर्ज enterprises of the shareholders of two companies, past history of the prices of the shares of two companies, and the merger and amalgamation on deals of take merger number of months to complete it during which the valuation fluctuates. Of course, क्योंकि merger amalgamation ऐसा नहीं आज प्लान किया कल हो गया, it takes 2 months time। 2 months का मतलब मैक्सिमम जैसा जनरली ऑब्जर्व किया था 12 महीने टाइम लग जाता मैक्सिमम, ठीक है। बट अगर जो उतना 12 महीने टाइम लग रहा है इसमें तो फ्लक्चुएशन होगा प्राइसेस के अंदर, सो उन चीजों को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो जो साइलेंट फीचर्स अगर हम देखें, साइलेंट फैक्टर सॉरी वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में प्राइसेस को डिफरेंसेस को लेकर हो सकता है, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स की हम बात कर सकते हैं, प्लस रिलेटिव ग्रोथ मतलब ऐसा इंडस्ट्री के अंदर रिलेटिव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टू कंपनीज, ठीक है। या गियरिंग, यहाँ पे गियर रखा है गियरिंग ऑफ शेयर्स ऑफ टू कंपनीज, या फिर नेट एसेट्स ऑफ द टू कंपनीज, प्लस वोटिंग स्ट्रेंथ कैसा है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर्स, मर्जर एंड अमलगमेशन, ऑफ कोर्स डील सीक टू टाइम, तो उस ड्यूरेशन में भी चेंज आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए यहां पर रेडी किया हुआ है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी छोड़ के नहीं जाना है। अरे आ जाओ यार, अभी तो इतना छोटा हो जाएगा, दिक्कत करेगा देखने में ना। अब एग्जाम में देखो ऐसा क्वेश्चन ये मैंने पहले ही बना कर रखा है आप लोगों के लिए। अब बिजनेस वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स एनालिटिकल एंड लॉजिकल एप्लीकेशन एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल फ्यूचर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस। कमेंट, एलैबोरेट, डिस्कस आ सकता है। It means the preliminary steps which are required to be taken while calculating the valuations. All right, while you do valuation. आओ देखते हैं क्या है। जैसे पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन चाहते क्या हैं आप? आपका पर्पस जैसे अभी हम देखा इन्फोसिस का था कि बायबैक कर कर वो ईपीएस बढ़ाना चाहता था, अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न अच्छा देना चाहता था, हाँ? तो ऐसे केसेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले आप ये पता लगाएं कि आपका पर्पस क्या है। एक्विजिशन करना चाहते हैं, एक्विजिशन के अंदर आपका एसेट्स एक्विजिशन है या फिर आपका फोकस है कैश फ्लो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी क्लियर विद द पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन। मान लीजिएगा एक्विजिशन जो हो रही है वो कंपनी के ऑपरेशन की एक्विजिशन हो रही है, बात समझ ना, कंपनी की ऑपरेशन की एक्विजिशन हो रही है और आप वैल्यूएशन करने में लग गए किसी चीज के उसके अदर एस्पेक्ट्स को। जैसे अभी हमने सीखा कि अगर एक्विजिशन कैश फ्लो को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसका डिफरेंशियल कैश फ्लो देख रहे हैं, तो हमारा पर्पस क्या है, उससे फ्यूचर में होने वाली अर्निंग्स कितनी हो रही हैं, ठीक है, मेन पर्पस वो है। तो आप वहां पर एसेट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं या फिर एसेट्स स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, तो आपका कैश फ्लो की तरफ ध्यान नहीं है। अब यहां ध्यान रखना है कि पर्पस क्या है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्या, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। बोलो मेरे साथ में, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। फिर दूसरा, गुडविल एंड ब्रांड नेम इन द मार्केट। ये बहुत ज्यादा ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट चीज है, गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। जैसे अपने आप सोच के देखो, अगर हम कहें टाटास की ब्रांड वैल्यू की बात करें, ऑफकोर्स हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी टू बी वैल्यूड। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस कर रही है। जैसे कौन, आप जानते हो बिजनेस एनवायरनमेंट में जनरली टू तरह के, देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स है ना, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब पता लगा जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस कर रही है उसमें कंपटीशन बहुत है, उसके अंदर पॉलिटिकल इश्यूज बहुत आते हैं, उसमें रेगुलेटरी बैरियर्स बहुत हैं, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजिकल इश्यूज बहुत आते हैं। सो देखना पड़ेगा हम लोग किस एनवायरनमेंट में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत ग्रोइंग कंपनीज हैं, ठीक है, या मैच्योर्ड हैं, जिस मार्केट में वो मैच्योर्ड मार्केट है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, जबकि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ उससे कोशिश किया जाए कि वो एटलीस्ट फ्यूचर अर्निंग्स आपको पता लगे उससे। तो पहला हमने 3 पॉइंट याद करने हैं, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, बोल लेने मेरे भाई, प्रिलिमिनरी स्टेप्स याद करने वैल्यूएशंस के अंदर, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, गुडविल एंड ब्रांड नेम इन द मार्केट, थर्ड आ गया बिजनेस एनवायरनमेंट, थर्ड फोर्थ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, एस्टिमेशन और फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो, ऐसे याद रख सकते हैं, एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो। एंड इस कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये देखा जाएगा फैक्टर, अगर लिस्टेड है देन द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या कह रहे हैं, अगर शेयर्स लिस्टेड हैं, फर्स्ट चेक द लिस्ट whether securities of the companies are listed on the stock exchange. If listed, then find out whether they are frequently traded or not. बात पकड़ मारा। फिर इंडस्ट्री इन विच एंटिटीज पार्ट ऑफ, आप किस इंडस्ट्री में है देखना पड़ेगा भाई, फार्मास्यूटिकल के अंदर है, आईटी के अंदर है, या फिर ऑटोमोबाइल के अंदर है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग कंपटीशन है,
ठीक है। सो इंडस्ट्री इन विच एंटिटी इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, अब ऑल ओवर इंडस्ट्री हम लोग देखेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, ठीक है। पास्ट एंड फ्यूचर ग्रोथ रेट, हु आर द कॉम्पिटिटर लोकली इंटरनेशनली, अभी देखा जाएगा भैया कौन आपके लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जियो का कॉम्पिटिटर एयरटेल आ गया, वोडाफोन आइडिया आ गया। सो जनरली कौन होगा ये लोग इसके कॉम्पिटिटर, इंटरनेशनल मार्केट में कौन कॉम्पिटिटर है। वेदर एनी सिमिलर वैल्यूएशन हैज बीन डन रिसेंटली, इसका भी बेनिफिट मिलता है कि रिसेंटली कोई अगर आपने सिमिलर वैल्यूएशन की हुई है तो उससे भी आप एग्जामिन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंसर्न द प्राइसेस एंड इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब ना आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के कितने चांसेस हैं। बात पकड़ में आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं आज वो हो सकता है 6 महीने बाद आउटडेटेड हो जाएगी, तो भैया वो भी बड़ा खतरनाक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी ध्यान रखा जाएगा। एक्सेप्टेड डिस्काउंटिंग रेट्स प्लस स्टडी ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन एस्पेक्ट्स एंड आइडेंटिफिकेशन हिडन लायबिलिटीज थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हिडन लायबिलिटीज कौन सी, जैसे इंडेमनिटी क्लॉज इसमें अट्रैक्ट हो गया। सो इस बात को भी ध्यान रखा जाएगा। अब दीज आर द सम 14 पॉइंट्स, एक बार देखो मैंने इसलिए ब्लॉक बनाया था, 3 पॉइंट ऐसे बनाओ, फिर 3 बनाओ, फिर 3 ऐसे ब्लॉक बनाओ, 3 बनाओ, फिर 2 बना दो, इससे इजी रहेगा याद करना। 14 याद करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में एटलीस्ट 10 तो लिख के आओगे, ठीक है। सो क्या क्या प्रिलिमिनरी स्टेप्स होते हैं वैल्यूएशन में, मेरे साथ बोलिएगा। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा आराम से, बोलिए मेरे साथ में। पर्पस ऑफ वैल्यूएशन पता होना चाहिए, दूसरा गुडविल एंड ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी, थर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ हमने पढ़ा यहाँ पे एस्टिमेटेड कैश फ्लो, फिफ्थ हमने देखा इनकम कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, देन क्या चेक करेंगे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, वेदर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड और नॉट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर हमने देखा इसके बाद में क्या इंडस्ट्री इन विच बॉस, जिसमें इंडस्ट्री में वो कर रही है, मैं जैसे भी एग्जांपल दिया मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल के अंदर है, सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर पाएंगे सही तरह से वैल्यूएशन। फिर इंडस्ट्री का ही इंडस्ट्री इन विच एंटिटी यू नो व्हाट पार्ट, प्लस उसी इंडस्ट्री का ही आप देखेंगे प्राइस अर्निंग रेशियोज देखेंगे, एंड कॉम्पिटिटर्स कौन है इंडस्ट्री के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस फिर वेदर सिमिलर वैल्यूएशन हैव डन रिसेंटली, ये देखेंगे। टेक्नोलॉजी कंसर्निंग, टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस, आउटडेटेड होने के चांसेस बहुत हैं। एक्सेप्टेड डिस्काउंटिंग रेट्स हैं, प्लस स्टडी ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड लास्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिडन लायबिलिटीज व्हिच आर कवर्ड अंडर द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम इनका बैंड बताएंगे, इनका मेथड्स का, मेथड्स यही तो क्लास का सेकंड हिस्सा है इंपॉर्टेंट। याद रखना इस सेशन के अंदर मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चंस आपके दोनों ही फॉर्म में आने के चांसेस हैं, एक न्यूमेरिकल और एक आपके लिए थ्योरेटिकल, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट पे अभी तो मेन जो मुझे लगे थे मैंने आपके सामने डिस्कस किए। एक तो प्राइमरी स्टेप्स मैंने डिस्कस किया है आपसे, एक मेजर फैक्टर्स एग्जामिनर आपसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप गो थ्रू कर लें, एक बार ही लिस्ट में याद हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एंड इंट्रोडक्शन जो आपको बताया अभी इसका, इसे जरूर एक बार रिवाइज कर लें। अगर कोई भी डाउट है NRJ9 का व्हाट्सएप हाजिर है, वहां पूछिए, आपके आंसर कोई इसको विद इन 24 आवर्स आंसर किया जाता है। 24 आवर्स का मतलब मैक्सिमम टाइम है, जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं आपको देता हूं, क्योंकि और कुछ प्रोफेशनल लायबिलिटीज भी हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूं, लेकिन 24 आवर्स से ज्यादा टाइम नहीं लेता आपकी क्वेरीज को आंसर करने में। गुड बाय, टेक केयर और टेस्ट के लिए रेडी रहो। टेस्ट शेड्यूल आप लोगों के पास है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।